Alright, so hello learners, welcome back. Welcome to this very brand new lecture. So this is the part of our RPSC Assistant Professor uh, एग्जामिनेशंस पॉलिटिकल साइंस का जो प्लेलिस्ट चल रही है हमारी। हम पहले ही काफी सारे लेक्चर्स डाल चुके हैं, लगभग 8 लेक्चर्स डाल चुका हूँ और पीवाईक्यूज का एक लेक्चर डाल चुका हूँ। आप थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। Right. और आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है। तो उसके लिए हमने राजस्थान आरपीएस मतलब राजस्थान का बजट, सॉरी नॉट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उसका भी चैप्टर्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं। वो भी आपके टाइम टू टाइम आते रहेंगे। बट सर एंड मैम, यूजीसी नेट यूजीसी नेट का भी शेड्यूल आ चुका है। 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच में आपके सारे एग्जाम्स निपट जाएंगे। और उसके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वाली पूरी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब तक तो काफी ज्यादा जो है हम चीजें कर चुके होंगे, हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यूज कंप्लीट कर चुके होंगे। पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पर डाउट सेशंस ले चुके होंगे, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर चुके होंगे। ठीक है, ऑलराइट, अभी फोकस करते हैं इस पे। थॉमस हॉब्स की बात करते हैं, बट उसके पहले बता दूं, एक हमने थॉमस हॉब्स को लेकर के बहुत ही विस्तृत, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार उसको जाकर के देखना, बहुत मजा आएगा। बहुत सारी चीजें बताई है मैंने। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे वो वाला लेक्चर जाकर के देखो, इसलिए बोला है क्योंकि इस वाले में नहीं बता पाऊंगा मैं इतना कुछ। वो 1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, कैसे बता पाऊंगा बताओ। तो वही चीज है। तो मोटी मोटी देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से थ्योरी उठा करके पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, रिलेवेंट पढ़ेंगे यार यहाँ पर, है ना। थॉमस हॉब्स की बात करते हैं, 1588 से लेकर के 1679 तक है। तो अगर हम इनकी बायोग्राफिकल देखें तो 5 अप्रैल को लगभग इनका जन्म हुआ था 1588 में, इंग्लैंड के मॉलमेंसबरी में, उसको मालबेरी ही बोलते हैं। और अरमाड़ा, उस टाइम पे स्पेन अरमाड़ा था, उनका अटैक हुआ था, तो इनकी माँ ने जल्दी इनको जन्म दे दिया था। और इनके टाइम पर ही गृह युद्ध भी छिड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिटन क्रांति, प्यूरिटन रेवोल्यूशन 1642 से 49 तक ये आ सकता है। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी माँ ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक वो और दूसरे भय। ठीक है, इनके पापा पादरी थे, भाग गए थे, चाचा ने इनको पढ़ाया पढ़ाया लिखाया। और इनका फर्स्ट जो पब्लिकेशन था 1629 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थी क्या थी, थ्यूसिडाइड की पेलोपनेशियन वॉर, उसका इसका इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं, विलियम कैवेंडिश के ट्यूटर बन गए थे। ये राजा थे, कहाँ के राजा थे, राजकुमार थे ये, कैवेंडिश फैमिली के। गैलीलियो से मिले ये। और यूक्लिड की जो पुस्तक थी द एलिमेंट, उसको भी इन्होंने, उनकी जो थ्योरम थी उसके अंदर, उसको भी सोल्व करने में मदद करी। राइट। और एक युद्ध और इंग्लैंड में छिड़ा होता, लेवलर्स। लेवलर्स ये अपना आंदोलन कर रहे थे ताकि जो राजनीतिक समानता है वो है। और दूसरे थे डिगर्स, ये आंदोलन चला रहे थे जो आर्थिक समानता है उसकी बात कर रहे थे ये। तो राजनीतिक और आर्थिक, लेवलर्स और डिगर्स। उसके बाद हम बात करते हैं 1649 में इनको लकवा मार गया था। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू कलाम अकेडमी एंड मिस्टर बेनीवाल सर, थैंक यू सो मच। और उनका क्रेडिट मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। उनके फ्रेंड थे और उनके कलीग भी थे, जॉन ऑब्रे। तो उनके अनुसार ये बहुत ज्यादा जो है व्यायाम करते थे, टेनिस खेलते थे ताकि फिट रहे। इनके बात करते हैं, अब बात करते हैं जो एग्जाम में आपके लिए एक्चुअली में आएगा। तो इनकी किताबों के बारे में देखते हैं। तो थ्यूसिडाइड्स की अगर हम बात करें, थ्यूसिडाइड्स 1630 में, तो इसमें ग्रीक का इतिहास है, एथेंस का। ठीक है, और पेलोपोनेशियन वॉर को लेकर के इसके अंदर यहाँ पर जिक्र किया गया है। और हॉब्स ने होमर के ग्रंथों, यानी कि जो इलियाड और ओडिसी है, उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। इंग्लिश थे, ऑब्वियसली करेंगे ना। और दूसरा आता है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी बुक है। ये बड़ी पॉपुलर भी है, इसको लेकर के 1640 में ये आई थी। और आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखना है ये, क्या हम बात कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली। तो पहले आपका आ गया थ्यूसिडाइड्स, उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ। तो इसमें कैपलर के जो ग्रह है, ग्रहों के गति संबंधी नियम, इसके बारे में बताया। और जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशंस, क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। आराम से पढ़ो, कोई भागो मत यहाँ से। वह गैलीलियो के गिरती हुई वस्तुओं के नियम, यानी कि लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, तो उससे भी प्रभावित है। उसके बाद आप आ जाओ डी साइव जिसको हम बोलते हैं। और ये बेसिकली आपकी कब लिखी गई थी, 1642 में। कब लिखी गई थी डी साइव, 1642 में। तो डी साइव ने को उन्होंने बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके फिलोसॉफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के नाम पे छपाया। इसमें संप्रभुता की परिभाषा व स्पष्टीकरण है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको, इसको बोलते हैं सोवरनिटी। क्या बोलते हैं, सोवरनिटी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें कि भाई डी साइड में ही इन्होंने ये भी बताया कि जो प्राकृतिक अवस्था है उस सर्वोत्तम का क्या, उसको क्या बोला, तो बेल्लम ओमिनम कॉन्ट्रा ओमिनस, क्या बोलते हैं इसको, वॉर ऑफ ऑल
ऑल अगेंस्ट ऑल, ये इनकी बेसिकली द आइडिया। अच्छा देखो, सबसे पहले तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है थॉमस होब्स, सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट भी है। स्टेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बीए में बच्चों को। तो उसमें भी यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन्होंने एक प्राकृतिक अवस्था की बात करी थी, जिसमें कहते हैं कि ये युद्ध है सबका सबके खिलाफ। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। ठीक। नील साजा हॉब्स ने अपनी एक बहुत महान रचना, इसको हम बोलते हैं मैग्नम ओपस, लेकिन एक योजना तैयार की थी और उसमें 3 चरणों में लिखा था। फर्स्ट था पदार्थ व शरीर, मैटर ऑफ बॉडी। ठीक है, मैटर ऑफ, मैटर और बॉडी सॉरी। सेकंड था ह्यूमन नेचर और थर्ड था सोसाइटी। उसका निर्माण किया। गृह युद्ध भी हुआ, तीसरा भाग लिखा गया तो 1642 में पेरिस में लिखा था उन्होंने, डी साइव में लिखा था। और डी कॉर्पोरे 1655 में और डी होमिनाइन 1658 में। अब अभी तक जितने भी चीजें आपने पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है। क्या समझाओ? जितनी भी चीजें आपने पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है, डी साइव है, डी कॉर्पोरे है और डी होमिनाइन है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉब्स ने त्रयी, इसको ट्रायोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायोलॉजी भी लिखी है। यही है वो, डी साइव, डी कॉर्पोरे और होमेनाइन। डी साइव कौन सिटीजन है, कॉर्पोरे ऑन बॉडी है और डी होमेनाइन मैन है। ठीक है, शरीर मनुष्य नागरिक। डी कॉर्पोरे में अगर हम बात करें 1655 में इन्होंने लिखा था इस ग्रंथ में, प्राकृतिक अवस्था की विवेचना, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि भाई और किस तरीके से जनता संप्रभु का विरोध नहीं कर सकती और क्यों नहीं करना चाहिए उसको। उनको बस एक ही अधिकार दिया था इन्होंने, वो था लाइफ का, राइट टू लाइफ का, कि अगर स्टेट आपकी लाइफ को जबरन छीनना चाहे तो आप उसके खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। अच्छा, ये कहते थे कि भाई डी कॉर्पोरा में इन्होंने बोला कि इंसान के इंद्रियों के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा था जो चीजें हमें आनंद देती है वो फेलिसिटी है। क्या है? फेलिसिटी, यानी कि जो सुखदायक है, राइट। और जो दर्द देती है वो इविल है। तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता चल रहा होगा जिसको हम बोलते हैं बेंथम का उपयोगितावाद। क्या बोलते हैं? उपयोगितावाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें क्या होता है कि भाई प्लेजर पेन की थ्योरी होती है ये, कि जो चीजें आपको प्लेजर देती है उसको बढ़ाते हैं इंसान, और जिसको जिसको जो पेन देती है उसको कम करते हैं। ये तो बात है। बेंथम का तो पूरा सिद्धांत ये है, आगे जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है। और हॉब्स का ज्ञान का अंत की शक्ति है, यानी कि डी कॉर्पोरेट, इसकी हम बात करते हैं, ज्ञान का अंत शक्ति है। तो डी कब लिखा गया था ये आपका? डी होमेनाइन कब लिखा गया था? 1658 में। डी कॉर्पोरे कब लिखा गया था बताओ? बेहमत, इसको हम बोलते हैं बेहमत, 1670 में लिखा था ये। और बेहमत में जो ब्रिटिश गृह युद्ध है उसका इतिहास है, और इससे रिलेटेड इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, द क्वेश्चन कंसर्निंग लिबर्टी, नेसेसिटी एंड चांस। क्या? लिबर्टी, नेसेसिटी एंड चांस। और उसके बाद लिवाइथन तो है ही, ऑल राउंड सबसे, 1651 में लिखा था। इसका पूरा शीर्षक बोलते हैं द मैटर, फॉर्म, पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, एक्लेस्टिकल एंड सिविल। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम है द लेवाइथन। और वही सब चीजें, इसको भी 4 भागों में बांटा गया था, ये तो हम पढ़ाते ही हैं, बीए में पढ़ाते हैं, ये लेवाइथन है महाराज। ठीक है। अच्छा चलिए, ओके, ये लेवाइथन है, इसको हम बोलते हैं सी मॉन्स्टर। क्या बोलते हैं? सी मॉन्स्टर। मानव से संबंधित है पहला पार्ट, फिर आता है आपका कॉमनवेल्थ संबंधित, कॉमनवेल्थ संबंधित आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ईसाई कॉमनवेल्थ से संबंधित और निरंकुश राज्य से संबंधित, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। और हॉब्स ने लिवायतन का प्रथम भाग में अरस्तु के विचारों की ही बात करी है, राइट। राज्य कैसे एक स्वाभाविक संस्था है, नेचुरल चीज है, या फिर आपके राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम माना है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर कि भाई क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड है ना कि नेचुरल है, अरस्तु जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और फिर लिवाइथन हॉब्स का एक अमर कृति हमेशा को पता ही है, इसमें प्यूरिटन वॉर की भी बात करी गई है, एक रेवोल्यूशन की बात करी गई है, और चार्ल्स पतन की फांसी, ये सब चीजें इसके बारे में बताया गया। सिंपल है यार, लिवाइथन में व्यक्तिवर राज्य, हॉब्स राज्य को कॉमनवेल्थ मानता है। क्या मानता है हॉब्स? राज्य को कॉमनवेल्थ। सिंपल सी बात है। और लिवाइथन के एक ये थोड़ा याद हो सकता है, एक हाथ में तलवार है जो राज्य सत्ता का प्रतीक है, जबकि एक हाथ में दंड है जो धर्म सत्ता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य क्या है? धर्म सत्ता राज सत्ता के अधीन है। कितनी बड़ी बात है कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता के अधीन है। पर देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये तलवार है, ये धर्म सत्ता है। हम्म। तो चर्च राज्य के अधीन होगा, इतना याद रखना, सबसे ऊंचा राज्य होता है। कॉमनवेल्थ राजनीतिक धार्मिक दोनों मामलों में सर्वोपरि है। कौन? कॉमनवेल्थ, जो राज्य
अच्छा, हॉब्स जो क्या करता था कि जो मध्ययुगीन पंडित जो वाद्य है, इसको स्कॉलिस्टिक बोलते हैं, उसका पूरी तरीके से खंडन करके धर्म को राज्य सत्ता के अधीन डाल दिया। मतलब सबसे बड़ा कौन है? राज्य है। ये नहीं कहता था कि सबसे बड़ा धर्म है, नहीं सर। ये कहता था सबसे बड़ी कौन है? राज्य सत्ता है, धर्म उसके अधीन है। सीधी बात। तो हॉब्स कहता था चर्च कॉमनवेल्थ के अधीन अन्य संघों जैसा एक ही संघ है। यानी कि कहता था कि जो राज्य है, उस राज्य के अंदर बहुत सारे संघ होंगे जिसमें से एक धर्म भी है। और धर्म यहाँ पर होता है सीधी बात है, चर्च से। क्या? चर्च है बेसिकली। ठीक है। तो हॉब्स ने पॉप के पद का भी मजाक उड़ाते बोला कि पॉप रुग्ण रोमन साम्राज्य का भूत है। वह भूत उस साम्राज्य की कब्र पर बैठा हुआ है। सीधी सी बात। ये वाली बात कौन करते हैं? हॉब्स करते हैं। इनको ना नैतिकता से भी कोई खास प्रेम था नहीं। ये कहते थे स्टेट का सर्वाइवल सबसे जरूरी है। राइट। तो इसको लेकर के इनका मत है कि नैतिकता जो है पीछे है ना, छोटा है, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो। और माइकल ऑक्सफोर्ड, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि लिवाइथन अंग्रेजी भाषा में रचित राजनीतिक दर्शन का महानतम, शायद एकमात्र महानतम रचना है। किसने? माइकल ऑक्सफोर्ड। इनके बारे में बताऊं, आने वाले समय में बहुत गजब है। पर थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के हैं इनकी विचारधारा, आपको पता चलेगी। पर क्लैरेंडन काउएल और सर रॉबर्ट फिल्मर, राइट, इन सबने इनकी पुस्तक की आलोचना की है, आलोचक है वो इनके। अब ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से कि भाई कि हॉब्स का दर्शन विद्रोही की प्रश्नोत्तरी है, किसने बोला ये? तो ये बोला क्लैरेंडन ने। किसने बोला? क्लैरेंडन ने। लिवायतन के लिए क्या बोला है? पोप की भाषणबाजी व पोप लीला का षड्यंत्र है। और लिवायतन के लिए ये क्या बोला है? क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया है। क्रॉमवेल रूलर है। मैंने आज तक ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वास भंग और धर्मद्रोह द्रोह भरा हुआ है। ये कौन बात बोलते हैं? ये हमारा बोलते हैं क्लैरेंडन। और ये कहता है कि भाई इतनी बात है कि लिवायतों को जला देना चाहिए। कौन बोलते हैं? यही बोलते हैं हमारे क्लैरेंडन ही। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1683 में लिवायतन व डीसीवे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जला भी दी गई थी। कब? 1683 में। कौन कौन सी? डीसीवे एंड द लिवायतन। और व्हाइट होल के अनुसार क्या? लिवायतन एक आपके ल्यूड प्रिंसिपल्स है। क्या? ल्यूड प्रिंसिपल्स है। ठीक है। नास्तिकवाद होम्स मालबारी का शैतान है, काउले ने बोला है। और 1657 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमिटी ने लिवायतन को क्या घोषित कर दिया? नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना, मोस्ट पॉइजनस पीस ऑफ एथिज्म। किसने बोला ये? ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमिटी थी। अच्छा, सर रॉबर्ट फिल्मर क्या बोलते हैं कि भाई इसके कंक्लूजन से ना तो वो खुद संतुष्ट थे और ना ही उसके प्रमाइसिस से। सीबी मैकफरसन क्या बोलते हैं? हॉब्स को बुर्जुआ बाजार समाज, बुर्जुआइजी मार्केट सोसाइटी का इतिहास लेकर बताते हुए बोला कि प्राकृतिक व्यक्ति को उखाड़ा हुआ मनुष्य बताया है। प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ, सॉरी, क्या बोला? उखड़ा हुआ व्यक्ति। कौन बोलते हैं? सीबी मैकफरसन। बहुत जरूरी। अच्छा, आपको एक शब्द में पूछे कि भाई हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या थी, इनकी स्टडी अप्रोच क्या था, मेथड क्या था, तो एक ही वर्ड है इनके लिए, डिडक्टिव। क्या बोलते हैं सर? है ना, डिडक्टिव। रिमेंबर हमने कहा था स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव होता है और जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव होता है। हमने पहले डिस्कस किया, काफी टाइम हो गया। तो फ्रांसिस बेकन हुआ, गैलीलियो हुआ, यूक्लिड हुआ, मैथमेटिशियंस फिजिशियंस हैं। तो उन्होंने उनसे प्रभावित थे, काफी ज्यादा उनके सर्कल में रहे, है ना। बात करते हैं तो उनकी उनसे जो निकलने वाली विचारधारा है, अध्ययन पद्धति है, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन कंपोजिटिव। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन कंपोजिटिव। तो ये पद्धति इंटरिम रूप से देखा जाए तो ये था। ओवरऑल देखा तो डिडक्टिव था। इसको हम बोलते हैं निगमनात्मक तर्क प्रणाली। ठीक है। तो और उसके अलावा ये ज्यामिति, किसकी? यूक्लिड। वो उसकी ज्यामिति के बारे में भी कहा। ज्यामिति एक ऐसा साइंस होता है जिसमें मनुष्य ने ईश्वर को प्रसन्न कर दिया है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी पद्धति में ज्यामिति, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, ना कि हिस्ट्री और एथिक्स का। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, वहां पर एक प्रचलित पद्धति होती थी, इसको हम बोलते हैं स्कॉलिस्टिक पद्धति। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो धार्मिक मान्यता होती है ना, जो रिलीजियस अप्रोचेस है और रिलीजियस बिलीव्स है, उनके थ्रू रीजनिंग या लॉजिक प्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये बात है और ये इस तरीके, तो उसका खंडन किया ना जबरदस्त तरीके से। और सेवाएं तो कहते हैं कि निगमनात्मक है, यानी कि डिडक्टिव है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि इनके जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है आपका मैकेनिकल, या फिर आप साइंटिफिक मटेरियलिज्म बोल लो। यहीं से इंस्पायर होकर के हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने क्या बोला है? कार्ल मार्क्स ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था अपना? वो था सर एंड मैम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। क्या? हिस्टोरिकल। अभी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को भी, चिंता मत करो, पूरा सब कुछ है इसके अंदर। ठीक। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं, ये जितनी भी बातें बोलते हैं ना,
जैसे कि आपके निरंकुशतावादी, धर्मनिरपेक्षता, लेवाइतन इन्होंने क्रिएट किया। तो उन सबका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और इन सब से कनेक्ट करके इन्होंने क्या किया, उसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड ले कर दिया कि हर चीज का जो बैकग्राउंड है वो साइंस है। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया कि साइंटिफिकली सोचा है उसको, लॉजिकली। और सिंपल सी बात है, उस समय जिन्होंने नकारा ना चर्च को, धर्म को, तो वो साइंटिफिक ऑटोमेटिकली बन गया ना। हालांकि कुल मिला के कितना साइंटिफिक है, कितना क्या है, वो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, पर पॉलिटिकली अगर हम बात करें थॉट्स में, तो ये बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि इनकी अप्रोच साइंटिफिक है। क्या बोलते हैं हम इसकी? अप्रोच। चाहे इंस्पायर्ड साइंटिस्ट से हो, या उनकी अध्ययन पद्धति अपनाई हो, या इन्होंने खुद के कॉन्सेप्ट निकाले, जैसे कि हम बात करते हैं हमारा जो साइंटिफिक मटीरियलिज्म है, इसकी हम बात करते हैं। दूसरा आता है आपका रेडिकल इंडिविजुअलिज्म और साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। क्या बोला मैंने? रेडिकल ईगोइज्म और रेडिकल ईगोइज्म, और आपका बात करते हैं साइकोलॉजिकली। इसमें इसका तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनलिज्म। ये क्या है? ये क्या है? नाम रूप पद, राम सॉरी नाम रूपवाद। इसमें चेतना जगत की बजाय जड़ जगत, भौतिक विज्ञान जो होता है, उससे भौतिक जगत जो है उसको ही सत्य मानते हैं, यानी कि जो दिखता है वही सही है। ईश्वरीय जगत का अस्तित्व नहीं है ना? जैसे कि भी आप आगे जाके पढ़ोगे, सेंट थॉमस एक्विनास पढ़ोगे, क्या बोलते हैं? थॉमस एक्विनास पढ़ोगे, द स्टेट इज गॉड ऑन मार्च ऑन अर्थ, ये तो शायद इन्होंने बोला है, हाँ यही है। तो वही है बस, है ना? और हॉब्स ने उपयोगितावादी और वेंताम की तुल्य, जो अगर हम बात करें, तुल्य अगर हम बात करें, तो वाला दार्शनिक अमूल्यवाद, फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म भी इनको बोला है इसको। और दूसरा फ्रांसीसी जो विश्वकोशकर्ताओं का वैज्ञानिक बुद्धिवाद है। फ्रेडरिक पॉलक ने क्या बोला? अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए उपयोगितावादियों ने लिवायतन की नाक में नकेल डाल दी है। अब वो बेंथम का आइडिया है कि भाई किस तरीके से मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम भला हो, तो वो वाली अगर हम बात करें यूटिलिटेरियनिज्म उसको हम बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम। अब ये चीज पढ़ो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बोलते हैं कि हॉब्स का जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है, हम जिसकी हम बात साइंटिफिक मटीरियलिज्म है, लेकिन कार्ल मार्क्स का क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद है, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म, या फिर हम उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल, हम बात करते हैं डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, ये रहा। तो उसके प्रवर्तक हैं। तो हॉब्स जो है, वो कहते हैं कि मैटर में गति के लिए बाहरी दबाव आवश्यक है। क्या बोलते हैं? कि अगर आपको मैटर में सॉरी पदार्थ में अगर आपको मोशन लेकर के आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से धक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन मार्क्स कहते हैं नहीं, आपको आंतरिक विरोधों के कारण पदार्थ में स्वगति पाई जाती है, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, विरोध जो होते हैं, उसके कारण ही पदार्थ यानी कि मैटर में मोशन आता है। कौन बोलते हैं? मार्क्स साहब। उन्होंने ये वाली बात भी तो बोली है कि हॉब्स हम सबके पिता है। कौन बोला? कार्ल मार्क्स की हॉब्स हम सबका पिता है, या पिता था। सीबी मैकफर्सन बोलते हैं हॉब्स शक्ति राजनीति का विज्ञान पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति है। क्या बोला? शक्ति राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ओके। अब एक रेवोल्यूशन हुआ था और क्वेश्चन बन सकता है इसे, इसको हम बोलते हैं प्यूरिटन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम? प्यूरिटन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्यूरिटन रेवोल्यूशन का हुआ था 1642 से, ये आपके हुआ था 49 तक। ठीक है, 1642 से 49 तक, या ठीक। अब बात करते हैं प्यूरिटन जो है ईसाई धर्म के में 1600 या 1700 में अगर हम बात करें सदी में ब्रिटेन में चला, वह सुधार आंदोलन था। क्या था? इट्स अ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, एक होते हैं क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट, और एक होते हैं कैथोलिक। ठीक है, प्रोटेस्टेंट थोड़े से लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं। कैथोलिक थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट शाखा से संबंधित था। इस आंदोलन के समर्थक रोमन कैथोलिक शाखा की धार्मिक रूढ़िवादियों और परंपराओं के विरोधी थे। और प्योरिटन्स जो है अपने विश्वासों को ज्यादातर तार्किक, विवेक सम्मत और शुद्ध मानते थे। और राजनीतिक रूप से ये ब्रिटेन के गणतंत्र समर्थक भी थे। और लॉ पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं कि भाई पार्लियामेंट होनी चाहिए, ना कि किंग होना चाहिए, कौन बोलते हैं? प्रोटेस्टेंट लोग बोलते हैं। तो ब्रिटेन में ये चला लगभग 7 साल, जो सिविल वॉर चला तक, जो गृह युद्ध चला, उसे ही ब्रिटेन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और गृह युद्ध को संसद समर्थकों, राउंड हेड्स जिसको बोलते हैं, जिनका नेता क्रॉमवेल था, तथा राजतंत्र के समर्थक जिनका लोग हम बात करते हैं समर्थक कैवलियर, जिनका नेता तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स वन था, के मध्यवर्ती चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर कौन जीते थे? ये लोग जीते थे, राउंड हेड्स। ठीक है, बात करते हैं इसके हॉब्स के ना पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, किस तरीके से है। तो हॉब्स ने अपने पॉलिटिकल अरस्तुवादी और मध्ययुगीन जो लोग दोनों अवधारणाओं को नकार दिया है।
कि अरस्तुवादी भी नहीं है वो, और जो मध्य युग में चीजें वही वो भी। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक मानता है, मध्य युग में इसको दिव्य बोलते हैं, राइट, इसको हम डिवाइन थ्योरी बोलते हैं। लेकिन हॉब्स क्या बोलता है, नहीं, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है और ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई, तभी तो हम बोलते हैं इज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है भाई ये, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। नेक्स्ट बात कर लो कि भाई अरस्तु के विपरीत हॉब्स का मानना था कि जो राज्य सदजीवन के लिए नहीं बना है बल्कि सुरक्षा के लिए बना है, सर्वाइवल के लिए। और हॉब्स के अनुसार ये राज्य अंतिम स्रोत मनुष्य का आत्मरक्षा का अधिकार है। सिंपल सी बात है, ये वाली बात करते हैं वो। राज्य निर्माण की तर्क पद्धति व चरण अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि सबसे पहले आता है मानव स्वभाव, यानी कि मानव स्वभाव की स्टडी बहुत जरूरी है, वो करते भी यही है। फिर आती है आपकी प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था है विच इज अ स्टेट ऑफ एनार्की, स्टेट ऑफ अनारकी। ये तो मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी, मैं उसको रिकॉर्ड भी किया था, यस। तो उसको एक्सप्लेन करके उसको डालेंगे यार, है ना, उसमें बहुत एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ काम है। इफ एनीवन वांट टू वॉलंटियर ना, आई एम वेरी मच रेडी टू गिव दिस जॉब टू समवन। अगर कोई चाहता है तो कांटेक्ट करना, ठीक। ओके। तो स्टेट ऑफ अनार्की अगर हम बात करें तो या जिसको हम बोलते हैं मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय। और उसके अलावा ऐसी स्टेट जहां पर कोई कानून नहीं है, कोई देर इज नो लॉ, नो स्टेट एंड नो रूल्स, ऐसा है ये। तो फिर अब इस प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक अधिकार होंगे, फिर कुछ प्राकृतिक नियम होंगे, फिर एक सामाजिक समझौता बनाया जाएगा इनसे निकलने के लिए, और फिर एक कॉमनवेल्थ बना दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंसान क्या है, आइसोलेटेड है, इगोइस्टिक है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो, मानव व्यवहार की प्रकृति को। ठीक है, वही सब चीजें यार, सम्मम बोनम होता है मतलब, सॉरी, मनुष्य में सर्वोदय अच्छाई या परामर्थ, सम्मम बोनम नहीं होता, सम्मम बोनम नहीं होता, ये हम मत करें। सर्वोदय बुराई होती है, यानी कि सम्मम मल्लम होता है। क्या होता है सम्मम मल्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बाद देख लेना, सम्मम बोनम नहीं होता। ठीक है, मैं क्या बोली की तरह ये भी लालची स्वार्थी अहंकारी बताता है इंसानों को। और हॉब्स भी तीन बताता है, जिसमें हम बात करते हैं कंपटीशन, डिस्ट्रस्ट और ग्लोरी। तो तीन मूल प्रवृत्तियां होती है, इसमें से हॉब्स भी इसको मानते हैं मैं क्या बोली की तरह। और वही सब चीजें हैं। तो रूसो ने दो प्रवृत्तियां बताई है, स्वप्रेम और सहानुभूति, यहाँ पर आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। और मानव स्वभाव झगड़ालू, स्वार्थी, अवमतवादी, शक्तिवादी क्यों होता है, तो इसका कारण भी इन्होंने दिया है कि जब इसका कारण है कि गति, जो मोशन होता है, जो मोशन को मानता है, तो गति का नियम है कि मानव शरीर पर भी लागू होगा। तो इसके दो प्रकार है, एक तो जैव गति होती है, एक मनोवैज्ञानिक गति होती है। जैव होती है जैसे हृदय गति, पाचन, श्वसन, राइट, श्वास प्रश्वास, ये होता है इनहेल एक्सहेल। लेकिन मनोवैज्ञानिक में क्या होता है कि बाहरी उद्दीपक से ये होता है कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस से होता है, कि जो नर्वस सिस्टम है, राइट, वो सब चीजें हैं, मस्तिष्क में जो मनोविज्ञान, मनोभाव आती है, इच्छाएं पैदा होती है, उससे आपका मनोवैज्ञानिक प्रगति बदलती रहती है। और इस प्रकार में जैसे जिसको मैकियावेली कहते हैं कि अहमवाद है, सार्वभौमिक अहमवाद, यूनिवर्सल इगोइज्म है। वहीं हॉब्स इसको क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक अहमवाद, साइकोलॉजिकल इगोइज्म। ठीक है, कॉका ने क्या बोला है, हॉब्स पक्का अहमवादी था। तो इस तरीके से, ठीक। स्टेट ऑफ नेचर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ मैं, ऐसी जगह है जहां पर कोई कानून नहीं है। बस हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लेंगे, बस यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। तो इसको इसने एलिमेंट्स ऑफ लॉ और लेवाइथन दोनों के अंदर प्राकृतिक अवस्था को समझाता है, समझाए हैं। मतलब शब्द का नहीं इस्तेमाल किया है, पर मानव जाति के प्राकृतिक स्थिति शब्द का इस्तेमाल किया है, इतना याद रखना। और मनुष्य कहते हैं कि, ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोग की जो लाइफ है, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है, ये उसकी बुक्स के वर्ड्स हैं। ठीक है, लेवाइथन के। हॉब्स के अनुसार ये एक काल्पनिक स्थिति है। और ये प्राकृतिक जो समझौता होगा, सामाजिक समझौता, उसके पहले की अवस्था है। और ये समाज के पूर्व भी है, यानी कि समाज भी जब नहीं था तब की है। तो संघर्ष, सभी को संघर्ष की, यानी कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल की जो व्यवस्था हम बात करते हैं वो है इसके अंदर। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक हॉब्स 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 है, उनकी पूरी वीडियो का लेक्चर है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप एक बार उसको जाकर के देखना। मैं फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा भगा रहा हूँ इसको, और इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। अभी तो एग्जाम्स के लिए क्या क्या निकाल करके लेके जाना है इस वाले पर्टिकुलर मॉड्यूल से, वो बता रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा आता है नेचुरल लॉज की, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक नियम। तो ये कहता है कि प्राकृतिक के नियम मन से उठने वाली इच्छाओं के लिए बाध्यकारी होते हैं, जैसे आर्टाइल्स। अगर हम बात करें प्रकृति में शांति की धाराएं, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ पीस बोला गया है, तो ईश्वर की भाषा में पेश किए जाते हैं, डिलीवर्ड इन द वुड्स ऑफ गॉड्स, वर्ड्स ऑफ द गॉड्स। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ पीस, इसमें 19 नियम दिए हैं इन्होंने। जब हम पढ़ते हैं ना कि भाई किसने कितने नियम दिए हैं हाउस लॉ रूसो में, तो इनके 19 नियम पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आता है आपके तीन मुख्य हैं, शांति की इच्छा, प्राकृतिक अधिकार का त्याग, और व्यक्ति समझौता या प्रतिज्ञा पत्र का पालन करना है। ठीक है। तो ये हम इसकी बात करते हैं, वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद आ जाता है आपका
कि भाई सामाजिक समझौता, कि अब जो लोग हैं ये मिलकर के आएंगे, मत्स्य न्याय और स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलेंगे, और अल्टीमेटली क्या बनाया जाएगा, एक लिवायतन बनाया जाएगा जो रूलर होगा कॉमनवेल्थ का। ठीक है, तो बस वही है, और इसका मतलब होता है सेम और स्टार्ट, ये सब चीजें। और हॉब्स कहता है ऐसा कोई समझौता जिसमें व्यक्ति को शक्ति द्वारा रोका जाएगा अवैध माना जाएगा। और ये सब हम देख चुके हैं। अब इसमें बेसिक चीज यही है हॉब्स के, इसमें ये खास बात है कि भाई अगर इन्होंने एक समझौता बना दिया तो इससे ही आपकी सिविल सोसाइटी बन जाएगी, यानी कि आपका समाज भी बन जाएगा और आपका स्टेट भी बन जाएगा। तो ये सामाजिक और पॉलिटिकल दोनों ही है। तो दार्शनिक सत्य है जो बोलते हैं, दार्शनिक सत्याधार जो सैद्धांतिक और तार्किक अवश्य है, परंतु ऐतिहासिक व वास्तविक नहीं। इतिहास की किसी भाग में ऐसा कोई समझौता वास्तव में नहीं हुआ है, ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है, तो इसको काल्पनिक ही मोस्टली माना गया। एक एक वर्ड आता है यहाँ पर, रैशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये कुल मिला के इसका पूरा सार बता देता हूँ, ये इतना सब नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको अपनी रक्षा करनी है, अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो पड़ोसी की रक्षा कर लो। अगर आपको अपने अधिकार नहीं छीनने हैं तो आप किसी के अधिकार मत छीनो, इसी को बोलते हैं रैशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब क्वेश्चन आता है कि भाई वो व्यक्तिवादी थे या निरंकुशतावादी है ना, बात करते हैं तो ये व्यक्तिवादी तो जरूर थे ही सही, और एटॉमिक वाले आइडियाज के थे, एक अणुवादी। जब हम बात करते हैं एटॉमिस्टिक अप्रोच पे जो फोकस करते हैं, तो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं ना, सिंपल सी बात है, और राज्य की सहमति और समझौते पर आधारित मानता है। दूसरा, निरंकुशतावादी और पूर्ण सत्तावादी भी है, क्योंकि एक ही जने को लेवायतन को सब कुछ समझा दिया, मतलब वो सब कुछ वही संभला दिया, और विरुद्ध उनके विद्रोह कर सकते हैं नहीं, है ना, बस एक ही चीज में कर सकते हैं, लाइफ को जब थ्रेट हो। बहुत से थिंकर है, सिबाई ने, उन्होंने भी बोला है कि भाई हॉब्स जो है, कौन हमारे, हॉब्स जो है हमारे, वो व्यक्तिवादी भी हैं और उपयोगितावादी भी हैं। और उसके अलावा अगर हमारे व्हाइट हॉल है, क्लैरेंडॉन है, लॉक है, इन्होंने अपनी जैसे उनकी जो निरंकुश संप्रभुता है, लॉक ने तो सामाजिक समझौते के टाइम पे भी कहा था, तो ये इनको आलोचना करते हैं। लेकिन कनाडा के एक समतावादी राजनीतिक विचार है सीबी मैकफरसन, जिनके बारे में हमने पहले बात करी, उनकी किताब है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। तो सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरीके से इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, ये सब चीजें इन्होंने इसके अंदर कवर की है। और पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया क्या है भाई, बताऊंगा थोड़ी देर बाद मैं। हॉब्स ने उदारवाद और व्यक्तिवाद की आलोचना में लिखा है। हॉब्स में अगर हम बात करें पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, जिसको बोलते हैं सजातीय गलातल प्रतिस्पर्धा, आत्म प्रशंसा के भाव थे, उसके सिद्धांत आरंभिक पूंजीवादी, बाजारवादी, राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो ये वाली बात कौन करते हैं, मैकफरसन करते हैं। ठीक है। दूसरा बात कर लो हॉब्स के निरंकुशता संप्रदाय, जॉन लॉक ने लिखा है कि ये ऐसा विचार है जो सोचना ही मनुष्य इतने मूर्ख हैं और बिल्लियों और लोमड़ियों द्वारा की जाने वाली शरारतों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन एक शेर द्वारा खाए जाने में संतुष्ट रहते हैं। वाह, है ना। तो और एक जोसेफ वायल लातो है, उन्होंने हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांत कार्य बताया, फर्स्ट थ्योरी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हॉब्स ने संप्रभुता को लेकर के क्या कहा है, तो वही कहते हैं कि निरपेक्ष है, सर्वोपरि, अदेय और अविभाज्य है, अविभाज्य है, यानी कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लॉस्की कहते हैं कि हॉब्स अद्वैतवाद का सम्राट है, बताओ, यानी कि ऐसा जो मोनोथिज्म जिसको हम बोलते हैं, एक ही चीज में बिलीव रखना है। तो दो प्रकार बताता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सब ये कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के बताया भाई। तो दो बताया, एक आता है इंस्टीट्यूटेड, जिसको हम बोलते हैं स्थापित सोवर्निटी, और दूसरा एक्वायर्ड सोवर्निटी, अर्जित संप्रभुता। स्थापित संप्रभुता और अर्जित संप्रभुता, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला आता है आपका स्थापित में, जब लोग मिलकर स्वेच्छा से अपने अधिकार किसी को सौंपने का सहमत हो जाते हैं, तो ऐसा कॉमनवेल्थ स्थापित संप्रभुता पर आधारित होता है। दूसरा आता है अर्जित संप्रभुता, अक्वायर्ड सोवरेनिटी को बोलते हैं, जब लोग मृत्यु या बंधन के भय से संप्रभु को प्राधिकार देते हैं, तो वह अर्जित संप्रभुता होती है। क्या होता है, अर्जित संप्रभुता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है। तो अब वैधानिक संप्रभुता का समर्थक करते हैं कौन, हमारे हॉब्स, जिनका निहितार्थ है कानून संप्रभु के आदेश है, यानी कि कानून वही है जो संप्रभु ने बोल दिया। सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम भी बोला है, क्या बोला है, काल्पनिक निगम। तो महिलाओं को लेकर के उनके पक्षधर तो थे ही थे, समानता वगैरह थे, और ये कहते थे कि महिलाएं जो है वो पुरुष जितनी क्षमतावान होती है, इसलिए इन्हें संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो ये वाली बात बोलते हैं। महत्वपूर्ण कथन अगर हम इनको लेकर के बोले हॉब्स के द्वारा जो बोले गए हैं, तो वो है विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, कितनी बड़ी बात है। दूसरा बोलते हैं कि जो प्राकृतिक विधि है, वह प्राकृतिक अधिकार में ही वही अंतर है जो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में है। जो प्राकृतिक विधि है ये, और वह प्राकृतिक अधिकार में वही अंतर है जो स्वतंत्रता का वो उत्तरदायित्व में है।
दूसरा, प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक व नागरिक स्वतंत्रता कृत्रिम है। कौन बोलते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक व नागरिक स्वतंत्रता कृत्रिम है? सिंपल सी बात है, हाँ बिल्कुल है। स्टेट बनेगा तभी तो नागरिक आएगा, नागरिक बनेगा ना। तो वो जो नागरिक को दी गई स्वतंत्रता है वो मानव द्वारा बनाया गया है ना। ऐसे 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 याद करो। न्याय व अन्याय समान पर लागू होता है, न कि अ, अकेले व्यक्ति पर। समान पर लागू होता है, यानी कि पूरी पब्लिक पर लागू होता है ना, कि एक पर्सनल इंडिविजुअल पर। हॉब्स आह्वान क्या कहते हैं कि भाई हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है और दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। वेपर बोलते हैं राजनीतिक विचारों में इतिहास में हॉब्स का कृतित्व संप्रभुता की पहली व्यवस्था है, और डब्ल्यू टी जोन्स बोलते हैं हॉब्स ने एक निरंकुश व एक दानवी शक्ति के संगठन द्वारा वास्तव में राज्य ही समाप्त कर दिया। और सिविली बोलते हैं हॉब्स के आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठ दार्शनिक माना जाता। आप ये सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखो। टेलर बोलता है, ये टेलर भाई कपड़े सिलने वाला नहीं, हॉब्स का सिद्धांत मानव पद्धति में नहीं प्राकृतिक नियमों में जनित है। ठीक है। सेवाइन बोलते हैं कि पूर्वगामी लोक का पूर्वगामी है, के चलते हॉब्स का पहला दार्शनिक माना गया है, जबकि व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व भी इसमें देखने को मिलता है। और लॉक सबसे बड़े विचारक भी रहे हैं इंडिविजुअलिज्म के। रूसो कहता है हॉब्स का सिद्धांत आत्मविरोधी उत्तेजनक है। ठीक है। डेविड ह्यूम कहते हैं हॉब्स की राजनीतिक ऐसी है जो अत्याचार को प्रोत्साहन मिलता है। सिंपल सी बात है। चलो चलो आगे। अब इन द नेक्स्ट लेसन हम करेंगे सर एंड मैम बात करेंगे जॉन लॉक की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1632 से 1704। ठीक है। इसके साथ हॉब्स कंप्लीट होता है। दो दो लेक्चर्स हो गए अब तो हॉब्स के आपके पास, राइट। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज आकर के देखो। जब चलें, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव वेरी नाइस